फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे बनती है, ठीक है, और मूविंग चार्जेस से इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसको हम लोग समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से, जो कि है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो अब देखिए, इसको बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग मैग्नेट को देखते हो, जैसे आपके सामने एक मैग्नेट पड़ा हुआ है और इसके आसपास आप लोग कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आते हो जो कि आयरन का, यानी कि लोहे का या फिर निकल का या कोबाल्ट का बना हुआ होता है। तो वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये बात हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि जब ये इसको खींच रहा होता है, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, तो ये कौन सा फोर्स होता है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें पता है फोर्स भी दो तरीके के होते हैं, पहला कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जो मैकेनिकल होता है, अगर आप लोग किसी चीज को धकेलोगे तो उसके ऊपर कांटेक्ट करोगे, उसके बाद उसको धकेल पाओगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। जैसे कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे क्या होता है कि एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है और उसको अपनी तरफ खींचता है। दूसरा जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो कि नॉन कांटेक्ट होता है, यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो इस चीज को सुनते ही, नॉन कांटेक्ट फोर्स को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि बिना कांटेक्ट के कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसे लगाता है। देखिए, वाइवा टाइप क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है फील्ड। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर बिना कांटेक्ट के अगर फोर्स लगा रहा है, मतलब वो अपनी एक फील्ड फैला रहा है। और जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर आ जाएगा, वो उस फोर्स को महसूस करने लगेगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार करता है और उसके अंदर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो उससे खिंचाव महसूस करता है, यानी कि अट्रैक्शन महसूस करता है। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है। जब भी कोई चार्ज होता है, वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो फोर्स को महसूस करता है। सेम चीज यहां भी हो रही है। जो मैग्नेट है वो अपनी एक फील्ड फैलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही कोई आयरन, निकल या कोबाल्ट का बना हुआ ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अट्रैक्शन महसूस करेगा। तो इससे तो आपको सिंपली पता चलता है कि फील्ड है, लेकिन इसके बाद आपके दिमाग में जो अगला क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये फील्ड बन कैसे रही है। जैसे बात करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो हमें पता है कि उसके बनने का जो मेन कारण होता है वो मास होता है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में मास है, दूसरे में मास है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मास पे डिपेंड करती है, मास से बनती है। बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसके अंदर हमें पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का होना जरूरी है। ठीक है, उसमें भी स्टेशनरी चार्ज का होना बहुत जरूरी है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि अगर कोई स्टेशनरी चार्ज आपके पास है, वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा और उस फील्ड के अंदर दूसरा कोई चार्ज आ जाएगा, तब वो जाके उस फील्ड को महसूस करेगा। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने में स्टेशनरी चार्ज का हाथ होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, इसको कौन बनाता है और इसको महसूस कौन करेगा? मतलब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करोगे तो मास उसे महसूस करेगा, मास उसे फील करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो स्टेशनरी चार्ज उसे फील करेगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस चीज से बनेंगी, किस पर डिपेंड करेंगी और उसे कौन महसूस करेगा, कौन फील करेगा? तो उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, वो है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या है वो एक्सपेरिमेंट? देखिए, बात हो रही है समर 1820s की, यानी कि 1820s का एक समर चल रहा था, राइट। उसमें जो एक फिजिसिस्ट थे ऑरस्टेड, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को लेके। यहाँ पर एक वायर लगी हुई थी, उस वायर के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करवा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही थी। उसी दौरान कुछ हुआ। देखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उस वायर के पास एक कंपस पड़ा हुआ था, कंपस जो हमें डायरेक्शन बताता है। अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के अंदर दी, मतलब जैसे ही स्विच ऑन किया, उसी वक्त क्या हुआ कि उस पास पड़े हुए कंपस की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गई कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये चीज जो थी वो ऑरस्टेड के लिए भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो खुद भी सरप्राइज रह गए होंगे कि ये क्या हुआ। अब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ था, इसको कंक्लूजन में ये बताया गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ है।
तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई मैग्नेटिक फील्ड। भाई हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट द डिफ्लेक्शन वाज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये डिफ्लेक्शन जरूरी थोड़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी आ सकता है, राइट। ये क्वेश्चन आना चाहिए, वाइवा टाइप क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए इसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। देखिए सिंपली मैं आपको बताऊं कि एक कंपास में होता क्या है कि जो आपको पता है कि आपका जो अर्थ है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट। अब इसकी वजह से जो आपकी कंपास की सुई है वो हमेशा एक तरफ नॉर्थ दिखाती है, एक तरफ साउथ दिखाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करने के लिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलती हैं, यहां पे आके घुसती हैं, ठीक है। उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ को हमेशा पॉइंट आउट करके रखती है नीडल। अब अगर इसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो कि इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सुई है ये अपनी दिशा भटक जाएगी और उसकी तरफ पॉइंट आउट करने लगेगी, राइट, उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो उस वक्त कुछ ऐसा ही हो गया। अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें पता है कि जो कंपास की नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट। अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है आप लोग इसके पास लेके आओगे, कंपास के पास लेके आओगे, तभी जाके उसकी सुई जो है वो अपनी दिशा बदलेगी, राइट, अपनी डायरेक्शन बदलेगी। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो चाहे कुछ भी हो जाए, हो सकता है कि कंपास खिंच जाता, मतलब इसकी तरफ खिंच जाता, हो सकता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता, लेकिन इसकी सुई नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही दिखा रही होती। लेकिन हुआ क्या, जो सुई है उसमें डिफ्लेक्शन आया। अब डिफ्लेक्शन होने का कारण मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है। तो ये तो पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जब भी कंपास की नीडल के पास मैग्नेटिक मेटल्स जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और या फिर स्टील जैसे हल्का सा स्टील जिसके अंदर आयरन मिक्स किया जाता है एक्चुअली, ठीक है, उसको अगर आप लोग नीडल के पास लेके जाओगे, जैसे कि एक आयरन की रॉड रख दोगे, तो उससे आयरन की नीडल जो है वो अफेक्ट होगी, राइट, उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो मैग्नेटिक वालों की बात होगी। तीसरे ऑब्जर्वेशन में क्या किया, नॉन मैग्नेटिक मेटल्स जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, जिंक हो गया या फिर कार्बन हो गया, राइट। अगर ऐसे एलिमेंट्स को आप लेके जाओगे तो तब जो नीडल है वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो ये दो ऑब्जर्वेशन थे, एक में मैग्नेटिक मेटल्स को लेके जाया गया, दूसरे में नॉन मैग्नेटिक मेटल्स को लेके जाया गया। बट जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो वहां पर बस मेटल होना चाहिए, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो निकल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हर मेटल के लिए होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ मैग्नेटिक मेटल्स के लिए ही होती है, नॉन मैग्नेटिक मेटल्स के लिए नहीं होती। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी नॉन मैग्नेटिक मेटल लेके जाता हूं तो वो अफेक्ट नहीं करेगी, मैग्नेटिक मेटल लेके जाऊंगा तो वो अफेक्ट करेगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी कि इन तीन ऑब्जर्वेशन से एक चीज साबित हुई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो रहा है। ये डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आ रहा है। अच्छा, ये तो ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, ये किस चीज के लिए हो रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को साबित करने के लिए। अच्छा, अब और ऑब्जर्वेशंस किए गए कि ये मैग्नेटिक फील्ड काम कैसे कर रही है। जैसे कि आपके पास एक कंपास है, उसके पास एक वायर है। अगर करंट की डायरेक्शन आपकी नॉर्थवर्ड से साउथवर्ड हुई, कुछ इस तरीके से नीचे आएगी, तो जो आपका कंपास है उसकी जो नीडल है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर घूम जाएगी, राइट। इसमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जो करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के राइट एंगल बना रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपास के पास मैं कोई वायर रखता हूं जो कि कुछ इस तरीके से हो और करंट को मैं यहां से यहां तक गुजार देता हूं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट गुजार देता हूं, तब क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही ये दोनों एक 90 डिग्री के अंदर है। तो इस तरीके से उन्होंने बाद में अपनी लैब के अंदर हर तरीके से, हर डायरेक्शन में वायर को रख के हर तरीके से करंट को उन्होंने पास करवाया, राइट, ये जो आपके कंपास है उसके पास से, और उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। जो कंक्लूजन्स कुछ इस तरीके से थे, उनमें से पहला कंक्लूजन ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्जेस से बनती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी स्टेशनरी चार्जेस की वजह से बनती है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्जेस की वजह से बनती है। अब मूविंग चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, लेकिन वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री के एंगल में होती है। ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे इस चीज को,
ठीक है, तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्जेस की वजह से ही बनती है। दूसरा जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो डिपेंड करेगी कि कितना करंट पास हो रहा है। यानी कि अगर वायर में से ज्यादा करंट पास होगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव करेंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उतनी ही स्ट्रांग बनेगी, और जितना कम करंट होगा उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन ये था कि नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। इसी का जो अगला कंक्लूजन है वो सिंपल सा आपको बता चुका हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ये दोनों आपस के अंदर एक राइट एंगल क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट इसका जो कंक्लूजन निकाला गया वो ये था कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट अंडर द वायर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट अबव द वायर। सिंपल शब्दों में समझिए, अगर आपके सामने एक कंपास है, बगल में वायर पड़ी है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मान लीजिए कि डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर हुआ है। ठीक है, अब अगर इसी करंट को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर होगा, मतलब अपोजिट होगा। अगर करंट नीचे जाएगा तो इस तरफ, ऊपर जाएगा तो इस तरफ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। ये बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सिंपल सा फिजिक्स है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंक्लूजन निकाले गए। अब आपको कोई भी पूछे कि भाई जब भी कोई वायर में से करंट निकलता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं, तो आप लोग जवाब दे सकते हो कि भाई यही ऑब्जर्वेशंस आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरे जितने भी प्रिंसिपल्स है इसको फॉलो नहीं करती, यानी कि ये कि अलग से ही फील्ड है। ठीक है, अब एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है कि अगर मैं किसी कंपास के पास वायर रख देता हूं तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको लोकेट करना हो, बतानी हो कि कहाँ है, तो कैसे बताऊंगा मैं? बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग फिर से वेक्टर का यूज करेंगे, वेक्टर्स का यूज करेंगे, वेक्टर एडिशंस का। जैसे मान लीजिए कि एक कंपास है, उसके पास में एक वायर है और उसके अंदर मैंने क्या किया है कि आपकी जो करंट है उसको फ्लो करवा दिया है। ठीक है, अब मैं जब फ्लो करवाऊंगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो समझिए, कंपास का जो शुरुआती जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था वो कौन सा था? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है? कुछ इस डायरेक्शन के अंदर जाता है, नॉर्थ साउथ वाला होता है, हमें मालूम है। इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर जो आपका निकलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट। दोनों का मैं वेक्टर एडिशन करूंगा, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर कहीं आप लोग लोकेट कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को। इसी तरीके से हर लोकेशन के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर वायर इसके बीच में इस तरीके से है तो इसके आसपास ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही करंट जो है गुजरता है इसके अंदर से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके आसपास काम करने लगती है। अब आप लोग किसी भी इंस्टेंट टाइम या फिर किसी भी पोजीशन पे देखोगे तो ये दोनों आपस में आपको राइट एंगल बनाते हुए ही नजर आएंगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, ठीक है, अब कैसे बनती हैं और कौन इसे फील करेगा, उसके लिए हम लोगों ने ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है। कंक्लूजन में हम लोगों ने देखा कि कैसे करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल में होती है। ठीक है, और अगर मूविंग चार्जेस नहीं होंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है किस पे? करंट की कितनी वैल्यू है, कि जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और ये था इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसके अंदर आप लोग देखते हो कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपस में दिखते हैं, कैसे अपने काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।